व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। स्मार्ट मशीनों और रोबोट्स के लिए हमारा देश ज्यादातर विदेशों पर निर्भर रहता है, लेकिन अब वही टेक्नोलॉजी हमारे देश के युवा खुद तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु में इंजीनियर्स ऐसे एडवांस रोबोट्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स बना रहे हैं जो फैक्ट्रीज, माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरियाज में काम को ज्यादा सुरक्षित और आसान बना सकते हैं। देखिए कैसे देश का डीप टेक इकोसिस्टम अब तेजी से रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। आज फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और स्मार्ट मशीनों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए लंबे समय तक कई कंपनियां विदेशों की तकनीक पर निर्भर रही हैं। ऐसे में भारत के युवा इंजीनियर्स सिर्फ नई तकनीक इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि खुद भविष्य की मशीनें तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु के कुछ युवा इंजीनियर्स ऐसे स्मार्ट रोबोट्स विकसित कर रहे हैं जो मुश्किल और जोखिम भरे कामों को आसान बना सके। ये 4 पैरों वाले रोबोट ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकते हैं, भारी उपकरण लेकर मूव कर सकते हैं और दूर बैठी टीम तक लाइव जानकारी भी पहुंचा सकते हैं। यानी भारत का डीप टेक इकोसिस्टम अब तेजी से रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। रोबोटिक्स का इस्तेमाल आजकल विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। ये जो आप रोबोट देख रहे हैं, इसे बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल भी मल्टीपल काम के लिए हो सकता है, जैसे लॉजिस्टिक्स के लिए, एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए। डिफेंस फोर्सेस भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑयल कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और तमाम तरीके के काम में इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन रोबोट्स को खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है जहां इंसानों के लिए पहुंचना आसान नहीं होता। ये मशीनें वहां लगातार काम कर सकती हैं। Our robots are designed for rugged use like industrial inspection at oil and gas, infrastructure monitoring, logistics, mining and similar facilities. At Strider Robotics, our goal is to build practical and scalable robotic systems that solve real challenges while contributing to the future of innovation. इन रोबोट्स में थर्मल कैमरा, लिडार सिस्टम, गैस डिटेक्टर और कई एडवांस इंस्पेक्शन टूल्स लगाए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से ये अपने आसपास का डिजिटल मैप तैयार करते हैं, रास्ता पहचानते हैं और बिना बार-बार इंसानी निर्देश के भी काम कर सकते हैं। We are building agile quadrupeds that are not only capable of navigating in complex environment, but can also carry payloads such as lidar cameras, thermal cameras, gas detectors, and other inspection equipments. On the software side, our system can do autonomous navigation, real-time monitoring, repeated inspection, and precise localization and mapping. दूसरी तरफ कुछ युवा इंजीनियर्स फैक्ट्री ऑटोमेशन को भी नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ ऐसे रोबोटिक सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं जो कैमरों और एआई की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान कर उसे सही जगह पर रख सकते हैं। 3D विजन, मोशन कंट्रोल और स्मार्ट ग्रिपिंग जैसी तकनीकें अब इंडस्ट्रियल कामों को पहले से ज्यादा तेज और सटीक बना रही हैं। जहाँ पे हम रोबोट की फिंगर बना रहे हैं, 3 फिंगर ग्रिपर्स,
2D विजन, 2.5D और 3D विजन बना रहे हैं, और उन सबको कनेक्ट करके हम एक IPC इंडस्ट्रियल PC पे कनेक्ट करते हैं. वी आर डेवलपिंग आवर ओन एल्गोरिथम्स वेयर ईच पार्ट कैन बी लाइक कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ से उठाना है, कहाँ पे रखना है, ये सब चीज़ का फुल कंट्रोल हम पूरे एक नो कोड एनवायरनमेंट पे हम दे सकते हैं. भारत में उभरता ये रोबोटिक्स इकोसिस्टम अब सिर्फ रिसर्च लैब तक सीमित नहीं रहा. युवा स्टार्टअप्स ऐसे समाधान बना रहे हैं जो इंडस्ट्री की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकें. सबसे बड़ी बात, ये तकनीकें भारत में ही डिजाइन और विकसित की जा रही हैं. यानी आने वाले समय में मेड इन इंडिया रोबोटिक्स दुनिया के टेक्नोलॉजी मैप पर नई पहचान बना सकता है. जब भी किसी खिलाड़ी के हाथ में बैट, बास्केटबॉल या हॉकी स्टिक होती है तो उसके पीछे एक बड़ी इंडस्ट्री की मेहनत छिपी होती है. आज देश में खेलों को लेकर बढ़ते जुनून के साथ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बना है पंजाब का जालंधर, जहां तैयार हो रहे मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं. देश भर में खेलों को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने युवाओं में नया जोश भरा है. खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहलों से गांव-गांव से नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, जबकि बड़ी संख्या में युवा फिटनेस और प्रोफेशनल करियर के तौर पर भी खेलों को अपना रहे हैं. साथ ही 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहे अहमदाबाद जैसे शहर बुलंद इरादों की तस्वीर पेश कर रहे हैं. खेलों के प्रति बढ़ते इसी जुनून ने देश की स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी नई ऊर्जा भरती है और इस बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बना है पंजाब का जालंधर, एक ऐसा शहर जहां फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, वॉलीबॉल, फिटनेस इक्विपमेंट, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसका सामान यहाँ तैयार ना होता हो. और पिछले कुछ वर्षों से यहाँ की इंडस्ट्री में भारी उछाल आया है. जो प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयास हैं, उन्होंने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया, उन्होंने जो खेलो इंडिया का नारा दिया, उससे इंडस्ट्री में काम बढ़ा है और जो खेलो इंडिया का नारा है उससे देश में खेलों के प्रति बच्चों की रुचि भी बढ़ी है. जालंधर में करीब 1000 से ज्यादा स्पोर्ट्स यूनिट्स काम कर रही हैं और देश में बनने वाले लगभग 65% खेल उपकरण यहीं तैयार होते हैं. समय के साथ यहाँ की इंडस्ट्री भी बदली है. अब आधुनिक मशीनों और नई तकनीक की मदद से इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं. सबसे खास बात, अब इस इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में युवा उद्यमी भी आगे आ रहे हैं, जो जालंधर को ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में नई पहचान दिलाने में जुटे हैं. पिछले 70-80 साल से जालंधर दुनिया में जाना जाता है एज अ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब, लेकिन आज तक जो मिडिल प्राइस और लो प्राइस जो सारे के सारे प्रोडक्ट होते थे, जालंधर उसके लिए जाना जाता था. लेकिन हमारी कंपनी का और मेरा और मेरी फैमिली का हमेशा से एक बिलीफ रहा है कि सिर्फ इंडिया पे सबसे बेहतरीन होने से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती. टू शो योरसेल्फ ऑन द ग्लोबल लेवल, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है. एक समय था जब अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी ब्रांड्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जालंधर में बने खेल के सामान अपनी बेहतर क्वालिटी और किफायती कीमतों की वजह से विदेशी खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से पहचान बना रहे हैं. हमारा जो प्रोडक्ट है, पहले हमने जो बनाया था तो हमने नेशनल लेवल पे उसको बना के इंडिया में पास किया. अब जब सब इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया के खेलने लग गए तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर के प्लेयर भी पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं. सबसे बड़ी बात है कि हमारे डीलर्स हैं अभी हर कंट्री में. ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंडिया का नाम हुआ. पहले क्या होता था, हमें बाहर के ब्रांड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था और यहाँ के प्लेयर बाहर जाते थे, वो खरीद के लेके आते थे, वो बहुत महंगी होती थी. हमने रीज़नेबल रेट पे इनको वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया जालंधर में, इंडिया में.
जालंधर में स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहाँ का रिटेल मार्केट अपनी एक अलग साख रखता है। कई बार दूसरे राज्यों या देशों की टीमें जब पंजाब आती हैं, तो वो जालंधर आकर अपनी पूरी टीम के लिए किट और इक्विपमेंट यहीं से थोक में खरीदती हैं। ये शहर एक स्पोर्ट्स शॉपिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ 올 ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ मतलब की कंट्रीज हैगियां ने, मोस्टली कस्टमर्स आते ही इधर। डेली कस्टमर कोई ना कोई आते हैं एंड उनको बढ़िया यहाँ पे डीलिंग लगती है एंड वो कस्टमर हमारे नंबर्स वगैरह भी लेके जाते हैं। वो फिर हमें बाहर से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, वो फिर बाय कोरियर हमसे सामान मंगवाते रहते हैं। आज जालंधर की स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यहाँ हजारों लोगों के रोजगार, युवाओं की नई सोच और भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान से भी जुड़ चुकी है। कारीगरों के हाथों की मेहनत, आधुनिक मशीनों की रफ्तार और मेड इन इंडिया पर बढ़ता भरोसा, यही वो ताकत है जिसने जालंधर को दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स में शामिल कर दिया है। यही वजह है कि जालंधर आज खेल के सामान के तौर पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अगर किसी चीज की खुशबू सबसे ज्यादा महसूस होती है तो वो है कश्मीरी कहवा की। कभी मेहमान नवाजी की पहचान माने जाने वाला ये पारंपरिक कहवा अब युवाओं, कैफे कल्चर और लोकल स्टार्टअप्स के साथ एक नए दौर में पहुंच चुका है। श्रीनगर से पंपोर तक कहवा अब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि टूरिज्म, कल्चर और लोकल बिजनेस का भी अहम हिस्सा बनता जा रहा है। हम पहुंचे हैं श्रीनगर के एक ऐसे कैफे में जो आज लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों के बीच युवाओं का पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट बन चुका है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कश्मीरी कहवा। कश्मीर आए और यहाँ का कहवा नहीं ट्राई किया तो क्या किया। ये यहाँ का मस्ट ट्राई ड्रिंक है जिसे हर टूरिस्ट ट्राई करता ही करता है। कश्मीरी कहवा सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि घाटी की संस्कृति और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। केसर, दालचीनी, इलायची और बादाम से बना ये पारंपरिक पेय अक्सर तांबे के समावर में तैयार किया जाता है, जिसकी खुशबू ही मेहमानों का स्वागत करती है। उनका अच्छा फीडबैक रहता है क्योंकि यहाँ पे ना हम कहवा एक ट्रेडिशनल पॉट में सर्व करते हैं जिसका समावार होता है। वो एक कॉपर का पॉट होता है जो आपने देखा होगा, तो उसमें कोल डाल के उसमें ब्रू होता है, फिर साथ में गुलकंद के साथ करते हैं एज स्वीटनर। तो यहाँ का एक्सपीरियंस उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि ट्रेडिशनली कहवा कैसे पिया जाता है, तो बहुत हैप्पी रहते हैं और खुश रहते हैं वो। एक कप में परोसे जाने वाले कहवा का सफर सिर्फ कैफेज या रोड साइड स्टॉल्स तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे है केसर का खेत, ड्राई फ्रूट्स और एक कंप्लीट प्रोडक्शन यूनिट की कहानी। इसी सफर को हम देखने के लिए पहुंचे हैं पंपोर। कश्मीर का केसर नगर कहलाने वाला पंपोर अपने केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हम लेथपुरा गांव में युवा उद्यमी उवैस मगरे से मिले जो एक छोटी कहवा उत्पादन इकाई चला रहे हैं। उनकी 5 लोगों की टीम पारंपरिक रेसिपी के अनुसार कहवा पाउडर और रेडी टू यूज मिक्स तैयार करती है। इसमें केसर, ग्रीन टी, मसाले और ड्राई फ्रूट्स शामिल होते हैं जो देश भर में सप्लाई किए जाते हैं। ये पहल स्थानीय रोजगार और वैल्यू चेन को मजबूत कर रही है। एक तो पूरे इंडिया में जाता है हमारा, और हमारा यहाँ पे लेथपोरा मार्केट सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया एक टूरिज्म मार्केट है। यहाँ पे श्रीनगर जाता है, गुलमर्ग जाता है, और यहाँ से मतलब दिल्ली जाता है, मुंबई, महाराष्ट्र, हर एक जगह जाता है हमारा ये कहवा। और फॉरेन में एक दो जगह भी हमारे जाता है। पंपोर की दुकानें सिर्फ रिटेल आउटलेट नहीं बल्कि संस्कृति के अनुभव केंद्र भी हैं, जहां पर्यटक कश्मीरी कहवा की खास सामग्रियों को करीब से समझते हैं। पर्यटन और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के प्रति बढ़ती वैश्विक जागरूकता के चलते कश्मीरी कहवा की मांग तेजी से बढ़ रही है। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं वो या अगर उनको ड्राई फ्रूट्स लेना हो ना लेना हो, केसर लेना हो ना लेना हो, वो कहवा पी के जाते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है और लोगों को बहुत मज़ा आता है।
यहाँ पे यूनिक जो है इनका कहवा है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। और बोल तो जितनी जगह हम कहवा ट्राई करें, दी बेस्ट दिखा कहवा यहाँ का। और ये लोग की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग भी अच्छे है इनके, और हर चीज़ फ्रेश है समझिए। आज कश्मीरी कहवा सिर्फ एक पारंपरिक पेय नहीं रहा, ये कश्मीर की संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय कारोबार की नई पहचान बन चुका है। कैफे से लेकर छोटे उत्पादन केंद्रों तक इससे कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि कहवा का हर कप सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अपने साथ कश्मीर की खुशबू और मेहमान नवाजी भी लेकर आता है। आज का युवा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। कोई कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर नेचुरल फार्मिंग को अपना रहा है तो कोई पशुपालन को स्टार्टअप मॉडल में बदल रहा है। नई सोच, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के साथ अब खेती युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का माध्यम बनती जा रही है। देखिए कैसे गांव से निकल रहे ये आइडियाज खेती और पशुपालन की तस्वीर बदल रहे हैं। आज देश का युवा बदलते भारत की नई तस्वीर पेश कर रहा है और खेती के क्षेत्र में भी उसका योगदान प्रेरणादायक बनकर उभर रहा है। मिलिए 35 वर्षीय युवा किसान विकास गामित से। पेशे से इंजीनियर रहे विकास ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर गुजरात के अपने गांव उटेवा की मिट्टी को अपनाया और खेती को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल दिया। आज वे मल्टी क्रॉप फार्मिंग और पशुपालन को ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ये पहल न सिर्फ खेती को आधुनिक और लाभकारी बना रही है बल्कि युवाओं को भी खेती को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे रही है। जब हम बाहर का ही खाना खाएंगे, बीमार होंगे, जो हमारी कमाई है वो फिर से हमें हॉस्पिटल में ही देनी है, तो उससे तो अच्छा है कि हम बीमार ही ना हो। तो फिर मैंने उस हिसाब वो ऐसा सोच के फिर मैंने नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की 2019 से, और अभी तक मैं कर रहा हूँ और उसमें मैं पूरा सफल हूँ। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है एक मजबूत सप्लाई, और वो सप्लाई इसी फॉरेस्ट मॉडल से आती है। एक तरफ अमरूद का पेड़ लगा है तो एक तरफ केले का, और वहां पे लगा है गन्ना। ऐसे कई सारे पौधे आपको इसी खेत में मिल जाएंगे। एक इंजीनियर का ही दिमाग है जो ये सब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस जमीन पे एक भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। ये है नेचुरल फार्मिंग की ताकत। ये न सिर्फ मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाती है बल्कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके खेती की लागत भी घटाती है। ये बदलाव खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और युवाओं के लिए आकर्षक बना रहा है। विकास के इस सफर में उनका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है, जो उनके हौसले और सफलता की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। प्राकृतिक खेती करने से हमको बहुत फायदा मिलता है। खाना भी अच्छा खाना मिलता है। जो चीज़ें हमारे खेतों में हो जाती हो वो दूसरों को भी हम अच्छी तरह से बिना दवा वाला खाना खिलाते हैं, और हम भी खाना दवा बिना खाता है। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, उनके पास आज बाजार में उपलब्ध ऑर्गेनिक उत्पादों को चुनने का विकल्प है। इसका श्रेय उन युवा किसानों को जाता है जैसे विकास गामित, जो प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देकर स्वस्थ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन में भी देश के युवा नए प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला की दो बहनों मन्नत और एक नूर महमी ने बकरी पालन को एक स्टार्टअप मॉडल में बदल दिया है। कुछ साल पहले मन्नत की तबीयत खराब होने पर एक बुजुर्ग की सलाह पर उन्हें बकरी का दूध दिया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने के बाद परिवार ने एक बकरी खरीदी।
इसके फायदे को समझते हुए दोनों बहनों ने इसे एक बिजनेस मॉडल में बदला और 2020 में गोट फार्मिंग शुरू की। आज उनके फार्म में सानेन, अल्पाइन और बीटल जैसी 150 से अधिक बकरियां हैं। इन बहनों की ये मेहनत दिखाती है कि पशुपालन भी युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत जरिया बन सकता है। इसका जो मिल्क के बेनिफिट्स ही बहुत ज़्यादा है। मिल्क अगर आप पीते हैं तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, और घी की बात करते हैं तो वो मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी बुजुर्ग भी इसको बड़े चाव से पीते हैं और बच्चों के लिए तो ये है ही अच्छा। जो हमारा फार्म है वहाँ पे बहुत सारी सानेन गोट्स हूँ। हमारा जो टारगेट है वो 500 सानेन गोट्स का है। हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में हम सानेन को पहुँचाएँ। खेती हो या पशुपालन, देश का युवा अब परंपरागत कामों को नई सोच और नए तरीकों के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये पहले ये दिखाती हैं कि अगर सोच नई हो तो गांव से भी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की तस्वीर तैयार की जा सकती है। आज के दौर में जहां मशीनों से हर चीज तेजी से बन रही है, वहीं कुछ हैंडमेड आर्ट्स आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ओडिशा की हजारों साल पुरानी ढोकरा आर्ट भी ऐसी ही एक कला है जिसे अब आदिवासी महिलाएं नए डिजाइन्स और मॉडर्न टच के साथ आगे बढ़ा रही हैं। देखिए कैसे ट्रेडिशन और क्रिएटिविटी मिलकर यहाँ रोजगार की नई कहानी गढ़ रहे हैं। ओडिशा के घने जंगलों में बसा शांत सा गांव सियालिया संथाल जनजाति का घर है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, लोक कला, संगीत और नृत्य इसकी पहचान है। लेकिन सियालिया को खास बनाती है इसकी मशहूर ढोकरा कला, जो आज भी अपने पारंपरिक खूबसूरती के साथ दुनिया को आकर्षित कर रही है। हम अभी हैं मयूरभंज जिले के एक गांव में, जहां ये आर्ट यहां के लोकल्स के लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का तरीका बन चुका है। इस बदलाव की कमान संभाल रही हैं यहां की महिला और युवा। ढोकरा कला की सबसे खास तकनीक है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, जो बेहद जटिल और समय लेने वाली होती है। सबसे पहले मिट्टी से बेस मॉडल बनाया जाता है, फिर उस पर मोम की परत चढ़ाकर डिजाइन तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे फिर से मिट्टी से ढककर गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघलकर बाहर निकल आता है। खाली हुए सांचे में धातु डाली जाती है। उसके बाद इसे दोबारा आग में तपने के लिए रख दिया जाता है। कुछ समय बाद इसे बाहर निकाला जाता है। फिर ठंडा होने पर मिट्टी तोड़ दी जाती है और सामने आती है एक अनोखी ढोकरा मूर्ति। प्रथमे आमे माटी रे छांच पकाउछे, तापर छांच पकई सारा पर सेटा सुखी गला पर मोहम रे सूता बाहर करी आमे सेटा को डिजाइन मारुछे। डिजाइन करी सारला पर धळा माटी आमे लगाउछे। धळा माटी लगई सारला पर सेटा सुखी गला पर नाली माटी लगाउछे 2 थर। सेटा हे सारला सेटा सुखी गला पर मघा बनै कि सेथिरा आमे पितळ भर्ती करी भाटी रे दउछे। इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन लगते हैं और हर एक मूर्ति पूरी तरह हैंडमेड होती है, यानी कि एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। इस कला के जरिए महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत तस्वीर सामने आती है, जहां आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक हुनर से न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि समाज में अपनी अलग पहचान भी बना रही हैं और फैसले लेने में भी ज्यादा सक्षम हो रही हैं। मैम ए जो आमको ढोकरा काम मिली 30 जन महिला आम ये कम करुचे। सरकार आमको तो टूल किट सब जोगे दे आम से दरमा भी पाउछे। से दरमा रे आमे आम परिवार को चढ़ाई पारुछे। आम भी बहुत खुशी अच्छु। विशेष कर मु तो ये काम को बहुत पसंद करे और बहुत खुशी भी अच्छी। ओडिशा बाहर में बेचते हैं, ओडिशा में बेचते हैं और भुवनेश्वर में ज़्यादा बेचते हैं। और जो हमारा सरकारी एग्जीबिशन होता है ना, यहीं पर हम लोग जाते हैं, वहाँ हम लोग को मिलता है, TADA भी मिलता है हम लोग को। मयूरभंज की संथाल जनजाति की महिलाएं अब इस पारंपरिक कला को नए नजरिए से देख रही हैं, जहां परंपरा और नवाचार साथ चल रहे हैं।
ये युवा कारीगर अब सिर्फ पारंपरिक मूर्तियां ही नहीं बल्कि मॉडर्न होम डेकोर और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं जो देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। समय के साथ बदलती ये कला सिर्फ अतीत की निशानी नहीं बल्कि बदलते भारत की पहचान भी है, जहां हर मूर्ति में बसती है मेहनत और हर डिजाइन में झलकता है आत्मविश्वास। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।